नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हिंदी की प्रख्यात कवयित्री, छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, महादेवी वर्मा जी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ उनकी रचनाओं का अवलोकन भी करेंगे। महादेवी वर्मा को वेदना और करुणा की कवयित्री भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा ने हालांकि नाटक नहीं लिखा, उपन्यास नहीं लिखा, फिर भी वो हिंदी की प्रख्यात गद्य साहित्यकार मानी जाती है। इन्होंने जो भी लिखा वो हृदय को स्पर्श करने वाला और एक तरह से प्रभावित करने वाला लिखा। कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी उनका लेखन है वो उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने नारी उत्थान के लिए जो कार्य किया, जो संघर्ष किया, वो अनुकरणीय है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और महादेवी वर्मा जी के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। महादेवी वर्मा जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 11 सितंबर 1987 प्रयाग उत्तर प्रदेश। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में और निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा इनके पिताजी का नाम था और इनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। हालांकि इनका जो विवाह है वो बाल विवाह हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था और इन्होंने पूरा जीवन सन्यासिनी की तरह जिया, सफेद कपड़े पहने और कभी ऐसा सुनने में आया है कि आईना नहीं देखा इन्होंने। तो इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। बाल विवाह हुआ था लेकिन सन्यासिनी जैसा जीवन जिया। महादेवी वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की उत्पन्न नहीं हुई थी, पैदा नहीं हुई थी। उनके परिवार में 200 सालों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। दुर्गा पूजा के कारण इनका जन्म हुआ। दुर्गा पूजा के कारण इनका जन्म हुआ। इनके दादा फारसी और उर्दू, दादा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। तो दादा फारसी और उर्दू को जानते थे और पिताजी अंग्रेजी भाषा को जानते थे। माताजी जबलपुर से हिंदी सीखकर आई थी और उनकी माँ है, उन्होंने जबलपुर से हिंदी भाषा को सीखा। महादेवी वर्मा ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। महादेवी वर्मा जी को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला। तो काव्य प्रतियोगिता में उनको क्या मिला था? चांदी का कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला था, जिसे इन्होंने गांधी जी को दे दिया और उस चांदी के कटोरे को उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में भी जाने लगी थी। और आप कल्पना कीजिए दोस्तों, उस जमाने में महिला होकर कवि सम्मेलन में जाना। वर्तमान दौर की बात अलग है, वो दौर क्या था, किस प्रकार का था। तो महादेवी वर्मा में अदम्य साहस था और एक संघर्ष की ललक थी, तो कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। वो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती और उनको हमेशा प्रथम पुरस्कार मिला करता था। और हमेशा क्या मिलता था? प्रथम पुरस्कार मिलता था।
महादेवी वर्मा मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी, यानी मराठी भाषा के शब्द उनकी हिंदी भाषा के उच्चारण में आते रहते थे, तो मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से है, कि हिंदी की जो कवियत्रियां हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्री का अगर नाम लिया जाए तो वो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को वेदना और करुणा की कवियत्री भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को वेदना और करुणा की कवियत्री कहा जाता है। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के वे 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं हिंदी छायावादी युग के, और उनमें महादेवी वर्मा का नाम भी एक है। और अगर पूछा जाए कि छायावादी काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री का नाम बताइए, तो सबसे पहले अगर नाम जुबान पर उच्चारित होगा वो होगा महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। कि कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भारत भी देखा। उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना की भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रही। यानी उन्होंने गुलाम भारत को भी देखा और आजाद भारत को भी देखा, और उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना इस दृष्टि से प्रभावित रही। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया, बहुत कोमल शब्दों का विकास किया। हिंदी की जो खड़ी बोली हिंदी है उसमें कोमल शब्दावली का विकास किया, जो अभी तक केवल ब्रिज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। कि संस्कृत और बांग्ला के जो शब्द थे उनको चुना और चुनकर के हिंदी में उनका प्रयोग किया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। तो महादेवी वर्मा को संगीत का पर्याप्त ज्ञान था, तो उनके गीतों का नाद सौंदर्य यानी स्वर या जो कह सकते हैं लय का जो सौंदर्य है और पैनी उक्तियों की व्यंजना है वो अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही और उपकुलाधिपति भी बनी है। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। बाल विवाह हुआ परंतु अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। यानी संगीत में निपुणता थी, चित्रकला में निपुणता थी, सृजनात्मकता थी और अनुवाद का गुण भी था। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। तो महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि महादेवी वर्मा ने जब एमए किया तब इनकी 2 रचनाएं निहार और नीरजा प्रकाशित हो चुकी थी। निहार और नीरजा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी और इन्होंने रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में अपना बंगला बनवाया और वह अब महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में अपना जो बंगला बनवाया वो अब महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है।
चलिए आगे। ये मुख्यतः कवियत्री ही थी, यानी कवियत्री थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र एवं निबंध और आलोचनाएं भी लिखी। संस्मरण भी लिखे, रेखा चित्र भी लिखे, निबंध भी लिखे और आलोचनाएं भी लिखी। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य, यानी इनका जो काव्य है वो रहस्यवाद से भरपूर है। इनके संपूर्ण काव्य में अगर दृष्टि डाली जाए तो रहस्यवाद की झलक मिलती है और साथ ही साथ प्रकृतिवाद, प्रकृति का भरपूर चित्रण इन्होंने किया है। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। वीरय की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक युग की, वीरय की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, कि वीरय की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप चांद, जिसका कार्यभार उन्होंने 32 में, संपादन का कार्यभार 1932 में संभाला, पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। यानी चांद पत्रिका का संपादन करना उन्होंने 1932 में प्रारंभ किया था और नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन पाई। इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना 1955 में की। 1955 में इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की, यानी हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना की 1955 में। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी उन्होंने ही रखी। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी उन्होंने रखी और 15 अप्रैल 1933 को, देखिए 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। तो महिला सम्मेलन की नींव रखने का श्रेय भी महादेवी वर्मा को दिया जाता है और पहला जो महिला कवि सम्मेलन था वो सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ 1933 में। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यामा काव्य संग्रह के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डिलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डिलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार से 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार भी प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने भी इनको 1956 में पद्म भूषण अलंकार से नवाजा। यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1982 में इनको। इन्होंने संपादन किया चांद पत्रिका का और आधुनिक कवि का, दो का इन्होंने संपादन किया, एक चांद कवि का और एक आधुनिक कवि का संपादन किया। संपादन के क्षेत्र से भी ये जुड़ी रही, चांद का और आधुनिक कवि का संपादन किया। आलोचना का जो इनका ग्रंथ है वो विवेचनात्मक गद्य, विवेचनात्मक गद्य इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। महादेवी वर्मा जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है वो विवेचनात्मक गद्य है। कविता संग्रह पर अगर हम नजर डालें तो निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, और ये काव्य संग्रह हैं इनके। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, खांदे गीत 1935 में, दीपशिखा 1942 में। तो कई बार क्रम से रचनाएं पूछी ली जाती हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, खांदे गीत 1935, दीपशिखा 1942, प्रथम आयाम 1984 और अग्नि रेखा 1990।
चुनी हुई रचनाओं के संकलन। यामा 1940 में प्रकाशित। देखिएगा, गीत पर्वय चुनी हुई रचनाओं का संकलन। परिक्रमा चुनी हुई कविताओं का संकलन। संजीवनी चुनी हुई कविताओं का संकलन। आत्मिका प्रकाशन 1983 चुनी हुई कविताओं का संकलन। दीप गीत 1983 चुनी हुई कविताओं का संकलन। नीलांबरा 1983 चुनी हुई कविताओं का संकलन है। स्मारिका भी चुनी हुई कविताओं का संकलन है और हिमालय भी चुनी हुई कविताओं का संकलन है। यामा काव्य संग्रह के लिए 1940 में जिसका प्रकाशन हुआ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 में मिला था। भारत भारती पुरस्कार इनको 1943 में मिला और पद्म विभूषण भारत सरकार का, भारत का सबसे बड़ा अगर अलंकार कहें, पद्म विभूषण उनको 1988 में मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया पद्म विभूषण अलंकार से। रेखा चित्र इनके हैं। अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ। स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ। संस्मरण इनके हैं। पथ के साथी 1956 में। मेरा परिवार 1972 में। स्मृति चित्र 1973 में और संस्मरण नाम की रचना 1983 में। पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, स्मृति चित्र 1973, संस्मरण 1983। निबंध संग्रह इनके हैं। श्रृंखला की कड़ियां 1942 और काफी प्रसिद्ध रचना है जिसमें स्त्री विमर्श पर काफी चर्चा की गई है। नारी उत्थान की दृष्टि से देखा जाए तो ये श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह वो काफी महत्वपूर्ण है। विवेचनात्मक गद्य 1942 निबंध संकलन है लेकिन आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित। संकल्पिता 1965 में प्रकाशित ये निबंध संग्रह है सारे। भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह। अबला और सबला निबंध संग्रह। ललित निबंधों का संग्रह इनका है क्षणदा और 1956 में प्रकाशित हुआ। अगला है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के रूप में प्रमुख रूप से गिल्लू और अन्य कहानियां और एक चंडीगढ़ नाम से कहानी संग्रह, 3 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हैं। गिल्लू प्रमुख रूप से है। भाषण संग्रह इनका है वो संभाषण और 1974 में ये प्रकाशित हुआ। अनुदित रचना इनकी सप्तपर्णा है। सप्तपर्णा रचना है वो अनुदित रचना है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि किसका अनुवाद किया है, किन ग्रंथों का अनुवाद किया है। बाल कविता संग्रह और ये ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। बाल कविता संग्रह इनके हैं, ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारीप्रद लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत आपका आभार। सुप्रभात दोस्तों।